आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 लिंग, वचन एवं कारक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। तो लिंग क्या होता है? एक ऐसे शब्द जिनसे किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, वो लिंग कहलाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है आपके पास, ठीक है? आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, ठीक है? इसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें लिखी है। नदी बह रही है, उसके अंदर मछलियां तैर रही है, सौम्या मिट्टी से घर बना रही है। नदी किनारे श्यामू खेल रहा है, उसका कुत्ता फुटबॉल के पीछे दौड़ रहा है। दूर आकाश में सूरज छिप रहा है। वाक्यों में नदी, मछलियां, सौम्या आदि शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है तथा श्यामू, कुत्ता, सूरज आदि शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ शब्द जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुरुष जाति का बोध कराए हैं। तो क्या है? संज्ञा की जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। अब लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी में लिंग के 2 भेद है। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि अध्यापक, शेर, हिरण, कटोरा, ठीक है? इसके बाद है स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि अध्यापिका, शेरनी, हिरनी, कटोरी, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं तो वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ये नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, तो कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे कि दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार आदि, ये हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ऐसे ही महीनों के नाम में मार्च, अप्रैल हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ग्रहों के नाम मंगल, बुध, शनि, ये हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी पुल्लिंग होंगे। इसके बाद है पहाड़ों के नाम हिमाचल, विंध्याचल, ये पुल्लिंग होंगे। देशों के नाम भारत, चीन, जापान आदि, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। राज्यों के नाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद है वृक्षों के नाम वट वृक्ष, पीपल, ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद है ये नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियों के नाम में गंगा और यमुना। गंगा और यमुना नदी हमेशा स्त्रीलिंग होती है। झीलों के नाम नैना, दन, तो ये झील जो है ये हमेशा स्त्रीलिंग होती है। भाषाओं के नाम हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू भाषा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाती है। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बोलियों के नाम हरियाणवी, मैथिली, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, कृतिका और समुदायवाचक संज्ञा शब्द भीड़, मंडली आदि, तो ये सभी शब्द क्या हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ेंगे वचन के बारे में, यानी वचन क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें एक या फिर अनेक संख्या का बोध होता है वो वचन कहलाते हैं। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। कार आ रही है और यहाँ पर क्या है? कारें आ रही हैं। तो यहाँ पर एक कार की संख्या कितनी है? एक। और यहाँ पर क्या है? कार की संख्या क्या है? बहुत सारी है। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक संख्या और यहाँ पर अनेक संख्या है, तो यही क्या है? वचन है। उपयुक्त वाक्यों में कार शब्द से संख्या में एक होने का तथा कारें शब्द से के संख्या में अनेक होने का बोध होता है। तो शब्द के ये रूप ही वचन कहलाते हैं, ठीक है? तो संज्ञा के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, पर्दा, कुर्सी, प्याली आदि। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़कियां, पर्दे, कुर्सियां, प्यालियां आदि, ठीक है? तो जिन शब्दों से हमें पता चले कि यहाँ पर एक से अधिक संख्या है तो वो आपके बहुवचन शब्द कहलाते हैं। विशेष कुछ शब्द सदैव एक वचन रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि सोना, प्रेम, उदारता, पानी, स्वतंत्रता आदि। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में ही जानते हैं, और कुछ शब्द सदैव बहुवचन रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि समाचार,
तो समाचार शब्द आपको पढ़ने में लगेगा एक वचन है, लेकिन बहुवचन है। ये समाचार एक नहीं है, बहुत सारे इसमें जो न्यूज रहती हैं वो बहुत सारी रहती है, तो ये अपने आप में ही बहुवचन है। ऐसे ही हस्ताक्षर, हस्ताक्षर क्या है, उसको आप संख्या में काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए वो बहुवचन है। ऐसे ही प्राण, ठीक है, प्राण सांसें जो है वो एक नहीं है। और ऐसे ही बाल है, बाल देखने में एक वचन लग रहा है, लेकिन बाल तो हमारे बहुत सारे हैं, वो सतह ही क्या है, अपने आप में ही बहुवचन है। ऐसे ही दर्शन, वो कुछ शब्द ऐसे ही है जो अपने आप में ही एक वचन भी होते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी है जो अपने आप से ही बहुवचन भी होते हैं। आदर प्रकट करने हेतु बहुवचन का प्रयोग होता है। जब हम कभी भी किसी को आदर प्रकट करेंगे तो उसके लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, नेहरू जी महान थे, ठीक है। अगर किसी के लिए कभी आदर प्रकट करना हो तो उसमें हमेशा बहुवचन का प्रयोग होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कारक। कारक क्या होते हैं? निम्नलिखित इन वाक्यों को पढ़िए। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ठीक है, तुम किसके लिए चिंतित हो? तो अर्जुन ने कंधे से बाण उतारकर नीचे रख दिया और बोले, हे केशव, मैं युद्ध का इच्छुक नहीं। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन लिखे शब्द का, को, के लिए, ने, से, हे आदि का प्रयोग किया गया है। ये शब्द अन्य शब्दों का आपस में संबंध प्रकट करने, इन्हें ही कारक चिन्ह कहते हैं। तो कारक चिन्ह क्या करते हैं? आपस में जो आपके वाक्य है उनमें आपस में संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, का, की, के, से, के लिए, इन सब के साथ वो क्या है, आपस में शब्दों का आपस में संबंध स्थापित करते हैं, तो उन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के प्रकार, कारक 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कारक कर्ता, ने। तो इस कर्ता के लिए कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग होगा? ने। कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अपादान से यानी अलग करने की बात की गई है। संबंध का के, की, रा, रे, ने। अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे आदि। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्ता कारक यानी ने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, सीमा ने फल खाया या सीमा फल खाती है। ठीक है, निधि ने पौधा उगाया या फिर निधि पौधा उगाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ने जो है, ने इसने इस वाक्य के बीच में आपस में सीमा और फल के बीच में क्या करा है, इस ने कर्ता कारक ने संबंध स्थापित किया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्म कारक को, यानी कर्म कारक को हम किससे संबोधन करते हैं? हम को से। ठीक है, नेहा को बुलाओ, तो यानी क्या है, यहाँ पर कर्म क्या है, बुलाना, तो कर्म को संबोधित कर रहा है ये। तो नेहा को बुला रहा हो, अमन को समझाओ, तो क्या कर रहा है, कर्म को क्या कर रहा है, आपस में संबोधन कर रहा है। इसके बाद है करण कारक यानी से, तुम बस से जाना। तो यहाँ पर जो से है इसका अर्थ क्या है, के द्वारा, यानी इस से का मतलब क्या है, के द्वारा, यानी तुम बस के द्वारा जाना, यानी तुम बस से जाना, डाक के द्वारा पार्सल भेजना। ठीक है, इसके बाद चौथा है संप्रदान कारक यानी के लिए। तो यहाँ पर क्या है, मीनू के लिए खिचड़ी बनी है, तीनों के लिए नए मौजे बने हैं। तो अगर हम किसी के लिए कोई चीज कर रहे हैं, किसी की कोई इसमें मेन मोह है, तो वहां पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ऐसे ही पांचवा है अपादान कारक, से अलग होने का भाव। किसी भी चीज से अलग होने के भाव में हम अपादान से का प्रयोग करते हैं। यानी वृक्ष से डाली टूटी, तो वृक्ष से डाली टूटी तो उससे अलग हो गई ना, यानी उसके साथ तो नहीं है। तो जब कोई चीज किसी से अलग हो जाती है, पृथक हो जाती है, तो वहां पर हम अपादान से का प्रयोग करेंगे। दीवार से मुंह कूदा तो वो दीवार से अलग हो गया ना, तो इसीलिए अपादान से का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है संबंध कारक, काकी के, रानी रे, यह मेरी रजाई है, यह कंबल सोनू का है। तो यहाँ पर क्या है, संबंध कारक, कि हम आपस में संबंध बता रहे हैं कि यह मेरा है, ये इसका है, ये इसकी रजाई है ना। इसके बाद है अधिकरण कारक, में या फिर पर। पानी में कड़वाहट है, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, अधिकरण कारक। ऐसे ही संबोधन कारक है या फिर अरे, तो हे भगवान ऐसी भयानक आंधी
अरे अमरूद वाले, जरा इधर तो आना। तो ये क्या है आपके संबोधन कारक, संबोधन कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने लिंग, वचन और कारक तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो आप अभ्यास में क्या करेंगे, इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में और कुछ ऐसे शब्द जो लिंग यानी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वहाँ लिंग के बारे में लिखेंगे। वचन जो एक संख्या और अनेक संख्या यानी एक वचन और बहुवचन का बोध बना कराते हैं, ऐसे शब्दों को लिखकर आप उनका अभ्यास करेंगे और ऐसे ही कारक चिन्हों का प्रयोग करके देखेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। वो अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।